बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 23 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के बारे में पुनः आपको बता दूं कि जितने भी बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, खास करके 2022 में, तो समान रूप से सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। लेकिन उससे पहले एक जानकारी यह है कि एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर्स का, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं शामिल है। ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए एक रिवीजन सीरीज लाया गया है और इसका पहला वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विगत 18 माह से अब तक के प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समीर कुमार महासेठ, जो कि बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी आपको ध्यान होगा कि जो नया सरकार गठित हुआ बिहार में, महागठबंधन की एक सरकार बनी है और ऐसे में यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी दिया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने बताए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले, तो इस वीडियो को जाकर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रखेंगे। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिथिला मखाना। इस प्रश्न के बारे में कई सारी जानकारी हमने यहाँ पर साइड में दिया है। आपको ध्यान रखना है कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिरकार 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग दे दिया गया। आपको ध्यान रखना, भले ही ये 14 अगस्त 2022 को दिया गया, लेकिन ये खबरों में अब निकलकर सामने आया है। और इसकी जानकारी जो दिया गया ट्विटर के माध्यम से 20 अगस्त 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को हमने इस सीरीज में शामिल किया है। नोट कीजिएगा, मैंने आपको कई बार जानकारी दिया था कि इस दिशा में, यानी कि मिथिला मखाना को ये जीआई टैग दिलाने की दिशा में बहुत प्रयास किया गया। आखिरकार ये 14 अगस्त 2022 को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस इमेज में जो आप देख रहे हैं यही वो प्रमाण पत्र है जो कि अभी हाल ही में मिथिला मखाना को दिया गया। अगर आप इसे क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए 14 अगस्त 2022 का डेट अंकित है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, 14 अगस्त 2022 को ये प्रमाण पत्र मिथिला मखाना को मिला है। हालांकि जो पहले इसकी पेशकश हुई थी इसे जीआई टैग दिलाने की, तो उस समय बिहार मखाना के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करते हुए मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई थी, जिसके बाद अभी हाल ही में अगस्त 2022 में ये प्रमाण पत्र इन्हें दिया गया, यानी कि मिथिला मखाना को। अब यहाँ पर इनसे संबंधित और भी जानकारी है कि इसके लिए संचालित एक योजना के अंतर्गत मखाना उत्पादक मुख्य 9 जिलों, जैसे कि बिहार में जो मुख्य 9 जिले हैं मखाना उत्पादन से संबंधित, इनमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया के अतिरिक्त 2 नए जिलों जिनमें कि सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण को मखाना विकास योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये सारे जो मखाना उत्पादक जिले हैं ये सभी को मखाना विकास योजना में शामिल किया गया है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना कि राज्य स्तर पर भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया को नोडल केंद्र बनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में एकदम से विस्तार से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जीआई टैग का जो पूरा नाम होता है ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य या फिर संबंधित संस्था को दिया जाता है। यहाँ से नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि जो जीआई टैग दिया जाता है ये किस एक्ट के तहत दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, एक्ट 1999 के आधार पर ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर बिहार के दृष्टिकोण से इस वाले पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद शाही लीची 2018 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार से चौथा कृषि उत्पाद है। ये जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा। जीआई टैग के बारे में हमने आपको कई बार पहले भी जानकारी दिया था कि जीआई टैग जिस भी वस्तु को मिलता है उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होती है वो एक प्रकार से आसान हो जाती है, उसे एक विशिष्ट पहचान मिलता है और उसकी ब्रांडिंग जो होती है वो इंटरनेशनल स्तर पर होती है। तो ये सारी चीजें जीआई टैग से संबंधित है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 जो क्रिकेट प्रतियोगिता है इसमें कमेंट्री के लिए हुआ है और इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है। गलत कथन की यहाँ पर हमें पहचान करना है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे जाए तो सभी विकल्प को यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे पहला विकल्प है ऑप्शन जो नंबर ए है, यहाँ पर लिखा गया वे भागलपुर के रहने वाले हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य की पहचान करना है। और यहाँ पे दूसरा विकल्प है उनकी उम्र 21 वर्ष है, ये भी सत्य है। और यहाँ पे अगला विकल्प है कि वे धोनी यानी कि MS धोनी के मौसेरे भाई हैं। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे असत्य है, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, ऑप्शन नंबर डी को भी हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है यानी कि असत्य हो जाता है, तो ऐसे में जो फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी वजह से जब भी कथन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए, खास करके यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम की बात करें जहाँ पर 5 विकल्पों के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारे विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प है कि वे दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर होंगे। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। हमें यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम जो बीपीएससी का होगा वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों में सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं। आपको ध्यान रखना है कि भागलपुर की धरती ने देश को कई बड़े सितारे दिए हैं। एक बार फिर से भागलपुर के छोटे से गांव भ्रमरपुर से अभिषेक सानू का चयन एशिया कप क्रिकेट में कमेंट्री के लिए हुआ है। नोट कीजिएगा, ये बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव भ्रमरपुर के रहने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में देख रहे हैं। इनका नाम है अभिषेक सानू। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अभिषेक सिर्फ 21 साल के हैं और जहाँ अधिकतर क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद इस फील्ड में आते हैं, वहीं बिहार के अभिषेक दुनिया के सबसे कम उम्र के कमेंटेटर बनने जा रहे हैं। अर्थात यहाँ से ये ध्यान रखिए कि अभिषेक सानू सबसे कम उम्र के कमेंटेटर अब बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में जो अधिकतर क्रिकेटर होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही आते हैं, लेकिन अभिषेक सानू की बात करें तो इनकी उम्र महज 21 साल है। ऐसे में यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर ये मतलब क्रिकेट कमेंटेटर ये बनने वाले हैं। और फिर इसके तहत जो याद रखने लायक पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट है कि उन्होंने T20 विश्व कप के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद पुनः उन्होंने एशिया कप में 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तीसरी बार सफलता मिली, यानी कि तीसरी बार उनका सिलेक्शन किया गया। अर्थात यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अब वे ग्राउंड में कमेंटेटर बॉक्स में लाइव मौजूद होंगे। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बार बार असफल होने के बावजूद इन्होंने इस प्रयास को नहीं छोड़ा। अब ये सफलता इन्हें हाथ मिली है, तो ऐसे में इस प्रकार से जो चीजें हमने आपको बताई है सभी को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात यह है क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में जो चीजें आपको मैंने कई बार बताया है, पुनः एक बार यहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी। आईसीसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहाँ पर आईसीसी के सिद्धांत यानी कि इसके मोटो की बात करें तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में आईसीसी के 108 सदस्य देश हैं। वहीं पे आईसीसी की आधिकारिक भाषा की बात करें तो आईसीसी की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और वहीं पे हम बात करें आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन की, तो आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए, और ये न्यूजीलैंड के हैं, नोट कर लीजिएगा। और आईसीसी के सीईओ की बात करें तो आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनसे पहले आईसीसी के सीईओ थे मनोज साहनी, जो कि भारत से संबंधित थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से जोफ एर्लाडिस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा आईसीसी के बारे में। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे पुनः रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, रिवाइज करने से आपको क्या होता है कि चीजें लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अभी हाल ही में बीपीएससी एएओ अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाला एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी हमारे बीपीएससी मेकर के नोट से या फिर ये जो श्रृंखला यहाँ डेली करंट अफेयर्स वाला चलता है इसी से पूछे गए हैं। इसका प्रमाण भी हमने आपको दिया था। यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर विस्तृत तौर पर मैंने आपको बताया है जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं वो प्रश्न हमने किस दिन किस तिथि को किस प्रश्न संख्या में बताया है। आप ये प्रूफ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस एग्जाम में अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उनमें से मुश्किल से 3 से 4 ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे मटेरियल से नहीं आए। तकरीबन सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे मटेरियल से आए हैं। तो जो लोग भी हमें रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए हमारे प्रीवियस मटेरियल जो आपको मिले हैं सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित होने वाली है इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2022 को भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे रचिता गुलाटी, सुनील कुमार, एस चिन गेहलियन, राजेंद्र रघुमांडा, प्रबल बिलंतु द्वारा तैयार किया गया। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, संयुक्त तौर पर इन सभी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अभी हाल ही के समय में मैंने आपको एक जानकारी दिया था, जून 2022 का जो करंट अफेयर्स वाला सीरीज चल रहा था, तो वहां पे हमने आपको जानकारी दिया था कि इससे पहले जून 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पेमेंट विजन 2025 नामक दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये जिक्र किया गया था या फिर ये सारी बातें कही गई थी जो आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देख रहे हैं। तो जिसमें 2025 तक डिजिटल भुगतान में 3 गुनी बढ़ोतरी, साथ साथ डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में वृद्धि और प्रचलन में नकदी को कम इस्तेमाल का लक्ष्य तय किया गया था। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर बात है आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में जो जुड़े हुए फैक्ट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक बार पुनः आपको बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पर आपका ये एक्ट भी पूछा जा सकता है। ये एक्ट 1934 के एक्ट के आधार पर ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत का यह केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है प्रतीक चिन्ह, जो कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाघ। यहाँ पर आरबीआई के लोगो में भी आप देख सकते हैं। इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न आपके एनटीपीसी वाले एग्जाम में इसी वर्ष से पूछा गया था, लोगों से संबंधित। अब यहाँ पर आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी संबंधित जानकारी से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में अगले 25 साल के लिए पंच प्रण लक्ष्य की घोषणा की गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसकी घोषणा की गई। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के यानी कि अर्थात 76वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2022 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने यहाँ पर इस चीज को इस तरह से लिखा है। हमने इस वर्ष 2022 में अपनी आजादी का 75 साल पूरा किया और हम 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी आधार पर यहाँ पर हमने लिखा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अर्थात 76वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसी संबोधन में इन्होंने अगले 25 साल के लिए 5 प्रण दिए हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक भी है, 5 साल के लिए यहाँ पर के लिए शब्द आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो 25 साल अगले 25 साल के लिए 5 प्रण दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिनमें 5 प्रण की हम बात करें तो इसके आधार पे यानी कि इसका जो पहला पॉइंट होगा, अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और बड़ा संकल्प है विकसित भारत, ये पहला प्रण था। वहीं पे दूसरे प्रण की बात करें तो किसी भी कोने में मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो तो उसे मुक्ति पानी होगी, ये दूसरा प्रण है। वहीं पे तीसरे की बात करें तो हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथे की बात करें तो एकता और एकजुटता चौथा प्रण है। और 5वें प्रण की बात करें तो नागरिकों का कर्तव्य। ये 5 प्रण अभी हाल ही में 76वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया अगले 25 वर्षों के लिए। आई होप कि आप यहाँ पर इन सारे चीजों को याद रखेंगे। मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया में ये स्थापित किया जाएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। अब इनसे संबंधित जो जानकारी है वो आपको नोट करना है कि भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL कंपनी ने हाल ही में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन अर्थात MOU पर हस्ताक्षर किया है।
ये कहाँ खोला जाएगा? आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये खोला जाएगा। तो यहाँ से आप इसे याद रखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यह पहला मार्केटिंग कार्यालय होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि यह समझौता रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य जरूरतों जैसे कि रूसी SU-30S और ब्रिटिश हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन और सर्विसिंग को पूरा करने में भी सक्षम बनाएगा। तो इस समझौते के तहत ये सारी बातें निकल कर सामने आई है, जो कि यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मलेशिया की, तो मलेशिया के बारे में हमने दो यहाँ पर पॉइंट आपके साथ साझा किया है। हाल ही के दिनों में ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। तो हाल ही में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशियाई ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विक्टर एक्सेल्सन का ये पहला मलेशियाई ओपन खिताब है। वहीं भी हमारा दूसरा पॉइंट था, जो जानकारी हमने आपको दिया था जून 2022 में। तो जून 2022 में मलेशिया ने अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने की घोषणा की है। कि दोनों अभी हाल ही के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दीप सुप्रियम, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के दीप सुप्रियम ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने 36 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफलता पाई है। यानी कि 36 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए इस खिताब को इन्होंने, जो कि आगरा से संबंधित है, ये दीप सुप्रियम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और यहाँ पर हमने आगे अगले पॉइंट में लिखा कि मिस्र के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मिस एलिट सौंदर्य प्रतियोगिता विश्व के 5 सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। ये आपको ध्यान रखना, मिस्र के पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये मिस एलिट है जो प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर देखिए जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, ऐसे में हमने यहाँ पर विस्तार से जो चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उसे हमने यहाँ पर शामिल किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2021 किन्हें दिया गया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हरनाज कौर संधू, जो कि चंडीगढ़ भारत से संबंधित है, इन्हें वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स खिताब से सम्मानित किया गया। तो वहीं पे अगले हम बात करें अगले पॉइंट में, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया कैरोलिना विलावस्का की, जो पोलैंड की रहने वाली है। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। और हमारा तीसरा होगा यहाँ पर मिसेज वर्ल्ड 2021-22। हालांकि 2021 वाला जो था कोरोना संक्रमण की वजह से ये वितरित नहीं हो पाया था, तो यहाँ से इसीलिए हमने 2021-22 लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मिसेज वर्ल्ड 2021-22 का खिताब मिला सैलिन फोर्ड को, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। वह भी हम बात करें अगले पॉइंट की कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, तो ये सिनी शेट्टी को मिली, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। ये सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको इस सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। हमने यहाँ पर रिवीजन पर्पज से चीजें आपको एक ही जगह मिले, इस वजह से हमने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में दही हांडी खेल को एडवेंचर खेल का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में दही हांडी खेल को अधिकार देते हुए इसे एडवेंचर खेल का दर्जा दिया गया है। हमने यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके साथ साझा किया है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है। हालांकि इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक प्रकार माना गया है, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया, तो ऐसे में ये एडवेंचर कैटेगरी में इसे रखा गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसके तहत हुए घोषणाओं में दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये गोविंदा आखिर क्या है? तो यहाँ पर आप अगले पॉइंट में देख पाएंगे कि दही हांडी जो है ये जन्माष्टमी त्योहार का एक हिस्सा है, जहाँ पर युवा प्रतिभागी जो भाग लेते हैं उन्हें ही गोविंदा कहा जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अतिरिक्त इस खेल में जख्मी होने पर 5 लाख और साथ साथ किसी कारणवश मृत्यु होने पर जो निकटतम परिजन होंगे, परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुहैया की जाएगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात है तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये एकनाथ शिंदे हैं। और वहीं पे एक जानकारी ये भी नोट कर लीजिए कि महाराष्ट्र का जो राजकीय खेल है ये है कबड्डी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन पद्धति या फिर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात झारखंड। आपको जानकारी दे दूं कि झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे।
अब यहाँ पर इस पद्धति को लागू करने के उद्देश्य की बात करें तो ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत बीज प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है, जिस वजह से भी हाल ही में ये पहल झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। और यहाँ पर देखिए हमने आगे लिखा है, अर्थात इस ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से पौधे के बारे में सभी प्रकार की सूचनाओं को ट्रैक किया जा सकेगा, जैसे कि बीज की गुणवत्ता, फसल की वृद्धि और यहाँ तक कि खेत छोड़ने के बाद पौधों की यात्रा का रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकेगा। यानी कि बीज जो खेतों में बोया जाएगा तो ये सारी जानकारी यहाँ पर इस तकनीक के माध्यम से एकदम से मुहैया किया जा सकता है या फिर तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगला होगा नवा प्रश्न। ये नवा प्रश्न है, किस राज्य ने या फिर किस राज्य सरकार ने मोक्षधाम योजना की शुरुआत की है? तो मोक्षधाम योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राज्य के शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्षधाम योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, ये मोक्षधाम योजना संबंधित है हिमाचल प्रदेश सरकार से, और इसका उद्देश्य यहाँ आने वाले शोकाकुल परिवारों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और उन्हें सभी उचित सुविधाएं मिल सके, जिस दिशा में ये कार्य किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ से जो छोटे छोटे फैक्ट है आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, जो संभावित तिथि बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जारी हुई एग्जाम की 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की, ये एग्जाम आपका 20 और 22 सितंबर 2022 को होना है, ये संभावित तिथि है। ऐसे में जो बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का जो चलाया जा रहा है सीरीज, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला, ये केवल और केवल 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल और साथ साथ इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न होगा कि बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित पाकिस्तानी गायिका नयारा नूर का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उनका जन्म हुआ था असम में, असम भारत में। और यहाँ पर आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायिका नयारा नूर का निधन हुआ है। वे 71 वर्ष की थी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उनका जन्म 3 नवंबर 1950 को असम में हुआ था, लेकिन जब वे 7 वर्ष की थी तब उनका परिवार भारत पाकिस्तान बंटवारे के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ और अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उन्हें वर्ष 2005 में पाकिस्तान सरकार की तरफ से राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखना है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष ये दोनों दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष हम बात करें विश्व मच्छर दिवस के थीम की, तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए इनोवेशन का उपयोग करना ही इसका 2022 का थीम है। वहीं पे हम बात करें विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस की, तो इस दिवस का थीम क्या है ये जानकारी मेरे पास नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर हमने इसे ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा बीबी माई स्टोरी नवंबर 2022 में रिलीज होंगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये इनकी जो आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी, ये 22 नवंबर 2022 को इजराइल में प्रकाशित होगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले बिहार एसएससी सीजीएल वाले कोर्स में जितने लोग रजिस्टर हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया गया, आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। और जो लोग बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो आज का प्रश्न है, ये प्रश्न के वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में पटना में जो झांकी निकाली गई, कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप यहाँ पर इस बारे में चाहें तो कमेंट बॉक्स में विस्तार से सभी चीजों को लिख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।